बच्चों, आज मैं आपको हिंदी साहित्य का विकास एवं स्वरूप बताने जा रही हूँ। हिंदी साहित्य के विकास और स्वरूप को जानने के पूर्व हमें हिंदी भाषा का विकास जानना होगा। जैसा कि मोटे तौर पर आपको मैंने अपने पहले वीडियो में कई बार यह बात कही है कि हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा गया है: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। लेकिन इन कालों को किस आधार पर बांटा गया है, इसके लिए हमें हिंदी भाषा के विकास को जानना आवश्यक है। देखिए, हिंदी साहित्य का विकास। हिंदी साहित्य के इतिहास को समझने के लिए सर्वप्रथम हिंदी भाषा के स्वरूप की संक्षिप्त जानकारी प्राप्त कर लेना जरूरी है, क्योंकि जब तक स्वयं हिंदी भाषा के स्वरूप को समझ नहीं लिया जाता तब तक उनमें लिखे गए साहित्य एवं उसकी विविध प्रवृत्तियों की बारीकी से पहचान प्राप्त करना आसान नहीं है। हिंदी भाषा का विकास 1000 ईस्वी के लगभग हुआ। इसका विकास भारत की प्राचीन भाषाओं के विकास के एक अंग के रूप में हुआ। भारत की प्राचीन भाषा को भारतीय आर्य भाषा के नाम से पुकारा जाता है। भारतीय आर्य भाषा का प्राचीनतम रूप वेदों की भाषा में दिखाई देता है। वेदों से ही क्रमशः संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश भाषाओं का विकास हुआ। अपभ्रंश भाषाओं से ही भारत की आधुनिक भाषाओं का विकास हुआ, जिसमें हिंदी भी सम्मिलित है। इस प्रकार हिंदी भाषा का विकास वस्तुतः प्राचीन आर्य भाषा के एक अंग के रूप में हुआ। प्राचीन आर्य भाषाओं के 3 भाग हैं। पहला, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, जिसमें वैदिकी और संस्कृत आती है। दूसरी, मध्यकालीन आर्य भाषा, जिसमें पाली, प्राकृत और अपभ्रंश है। और तीसरी, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, जिसमें हिंदी व अन्य आती है भाषाएं। इस प्रकार अपभ्रंश भाषाओं से आधुनिक आर्य भाषाओं का विकास माना जाता है। हिंदी की 5 उपभाषाओं का अलग अलग अपभ्रंश के रूप में इस प्रकार विकास हुआ: पूर्वी हिंदी का अर्धमागधी अपभ्रंश से, पश्चिमी हिंदी का शौरसेनी अपभ्रंश से, राजस्थानी हिंदी का शौरसेनी अपभ्रंश से, पहाड़ी हिंदी का शौरसेनी अपभ्रंश से और बिहारी का मागधी अपभ्रंश से। हिंदी शब्द का मूल अर्थ है हिंद से संबंध रखने वाली भाषा। इसके लिए कहा जाता है कि फारसी भाषा में स ध्वनि का उच्चारण ह ध्वनि के रूप में किया जाता है। इसी कारण संस्कृत का सिंधु शब्द फारसी में हिंदू हो गया और सिंधु प्रदेश हिंद प्रदेश के रूप में जाना जाने लगा। इस प्रकार प्रारंभ में हिंद या हिंदी शब्द का संपूर्ण भारत या भारत में रहने वाले नागरिकों और भारत में बोले जाने वाली तत्कालीन भारतीय भाषाओं के रूप में प्रयुक्त किया जाता था। अतएव प्रथम चरण में हिंदी शब्द का अर्थ था हिंद से संबंधित भाषा। आजकल हिंदी शब्द का प्रयोग इतने व्यापक रूप में नहीं किया जाता। हिंदी भाषा के स्वरूप की व्याख्या 3 रूपों में होती है। पहली, खड़ी बोली के अर्थ में। दूसरी, पूर्वी हिंदी और पश्चिमी हिंदी के अर्थ में। और तीसरी, भाषा वैज्ञानिकों की मान्यता के रूप में। पहली है खड़ी बोली के अर्थ में। कुछ विद्वान खड़ी बोली
को ही सिर्फ हिंदी भाषा मानते हैं। चूँकि खड़ी बोली का विकास 20वीं शताब्दी में हुआ, इस कारण ये विद्वान हिंदी भाषा को सिर्फ 100 वर्षों में विकसित भाषा के रूप में स्वीकार करते हैं, किंतु इस मत को अधिक महत्व नहीं दिया जाता है। दूसरी है पूर्वी हिंदी और पश्चिमी हिंदी के अर्थ में। विदेशी विद्वान डॉक्टर ग्रियर्सन ने हिंदी भाषा के प्रमुख दो रूपों पश्चिमी और पूर्वी हिंदी के मिले जुले रूप को वास्तविक हिंदी माना है। पश्चिमी हिंदी में खड़ी बोली, बांगड़ू, ब्रजभाषा, कन्नौजी और बुंदेलखंडी ये 5 बोलियां हैं, तो पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी ये 3 बोलियां आती है। इस प्रकार ग्रियर्सन ने पश्चिमी हिंदी की 5 और पूर्वी हिंदी की 3 बोलियों अर्थात कुल 8 बोलियों के समुदाय को हिंदी भाषा का है, किंतु अब उनका मत भी विद्वानों ने स्वीकार नहीं किया। तीसरी बोली देखिए, हिंदी शब्द का प्रयोग का तीसरा स्वरूप देखिए, भाषा वैज्ञानिकों की मान्यता। भाषा वैज्ञानिक पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी एवं बिहारी इन 5 उपभाषाओं को हिंदी भाषा मानते हैं। आजकल निम्नलिखित 5 उपभाषाओं और उनकी कुल 17 बोलियों के समुदाय को हिंदी भाषा के रूप में जाना जाता है। उपभाषा है पश्चिमी हिंदी, जिसकी बोलियां हैं खड़ी बोली, बांगड़ू, ब्रजभाषा, कन्नौजी और बुंदेली। पूर्वी हिंदी में 3 आती है, बुंदेली, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। फिर है राजस्थानी। राजस्थानी में पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, उत्तरी राजस्थानी और दक्षिणी राजस्थानी आती है। फिर है पहाड़ी उपभाषा, जिसमें आती है पश्चिमी पहाड़ी, मध्य पहाड़ी। फिर 5वीं आती है उपभाषा बिहारी, मैथिली, मगही और भोजपुरी। उपर्युक्त 17 बोलियों के समुदाय को हिंदी भाषा माना जाने के कारण इन सब में लिखे गए साहित्य को हिंदी साहित्य के स्वरूप के रूप में स्वीकार किया जाता है। हिंदी साहित्य के प्रमुख इतिहास ग्रंथ। भारत में इतिहास लेखन की वैसी परंपरा प्रचलित नहीं थी जैसे कि विदेशी भाषा से आजकल प्रचलित है। यहाँ के इतिहासकार परंपराओं और रचनाओं को अधिक ध्यान में रखते थे, इसलिए यहाँ हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ भी व्यवस्थित रूप से नहीं लिखे गए। यहाँ भक्ति काल में अनेक कवियों के जीवन एवं उन रचनाओं का परिचय देने वाले ग्रंथ अवश्य लिखे गए। इसलिए हिंदी साहित्य के प्रारंभिक कवियों का परिचय भर देने वाले ग्रंथों को सिर्फ कविव्रत संग्रह मात्र कहा गया। इसी आधार पर हिंदी साहित्य के इतिहास को 2 कालों में बांटकर देखा जाता है। पहला हिंदी साहित्य के मध्यकाल में लिखे गए इतिहास ग्रंथ और दूसरा हिंदी साहित्य के आधुनिक काल में लिखे गए इतिहास ग्रंथ। पहला मध्यकाल में लिखे गए इतिहास ग्रंथ। भक्ति काल में कुछ कवियों के जीवन परिचय के ग्रंथ लिखे गए। इनमें से प्रमुख ग्रंथ वल्लभ संप्रदाय में गोस्वामी गोकुलनाथ के द्वारा लिखवाए गए। वे है 84 वैष्णव की वार्ता, 252 वैष्णव की वार्ता। इसके अलावा नाभा दास का भक्तमाल भी कवियों के जीवन का परिचय देता है। इन सब में कवियों की रचनाओं और जीवनियों का संक्षिप्त परिचय भर दिया गया है। ये सभी इतिहास ग्रंथ नहीं माने जाते, इसी कारण इनकी गणना इतिहास ग्रंथों के रूप में नहीं की जा सकती है। काल के इतिहास ग्रंथ। वास्तव में विदेशी साहित्य के प्रभाव से ही हिंदी साहित्य के वास्तविक इतिहास ग्रंथ लिखने की परंपरा शुरू हुई। इसमें कवियों के व्यक्तित्व व कृतित्व के मूल्यांकन के साथ साथ युग की परिस्थितियां और साहित्य की प्रवृत्तियों को ध्यान में रखकर व्यवस्थित ढंग से हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया है। हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ। हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ एक फ्रांसीसी विद्वान गार्सा द तासी के द्वारा फ्रांसीसी भाषा में लिखा गया। तासी के ग्रंथ का नाम इस्तवार द ला
लिटेरातुर हिंदुस्तानी था। इसमें अंग्रेजी के वर्ण क्रम के अनुसार हिंदू और उर्दू के 70 कवियों का वर्णन किया गया। इसका पहला भाग संवत 1899 में प्रकाशित हुआ। इसका सिर्फ हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहास ग्रंथ के रूप में ही महत्व है, अन्यथा इसमें न तो सामग्री व्यवस्थित है, न इसमें उर्दू के कवियों को सम्मिलित करने जैसी भूल भी की गई है। श्री किशोरीदास के द्वारा हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ के नाम से इसका अनुवाद भी किया जा चुका है। दूसरा है शिव सिंह सेंगर का शिव सिंह सरोज। तासी के इतिहास ग्रंथ के उपरांत हिंदी साहित्य के इतिहास के रूप में संवत 1940 में लिखी गई रचना ठाकुर शिव सिंह कृत शिव सिंह सरोज है। इसमें लगभग 1000 कवियों का जीवन चरित्र और उनकी कविताओं का संकलन किया गया। इतिहास की दृष्टि से तो इस ग्रंथ का अधिक महत्व नहीं है, लेकिन इसमें सम्मिलित 1000 कवियों का जीवन परिचय बाद के इतिहास लेखकों के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हुए। स्वयं शुक्ल जी ने इस बात को स्वीकार किया है कि कवियों के परिचय लेने के लिए उन्होंने शिव सिंह सरोज की पर्याप्त सहायता ली है। ग्रियर्सन का इतिहास 1822 ईस्वी में डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने ए वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के नाम से अंग्रेजी में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। प्रारंभ में यह बंगला की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की पत्रिका में प्रकाशित हुआ। यह इतिहास के रूप में लिखा गया व्यवस्थित ग्रंथ है, जिसमें लगभग 950 कवियों के साहित्य का परिचय दिया गया है। इसमें कुल 11 अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय का इन्होंने एक काल के रूप में प्रस्तुत किया है। तत्पश्चात मिश्र बंधुओं का इतिहास। मिश्र बंधुओं ने लगभग 2250 पृष्ठों में तथा 4 खंडों में विभाजित हिंदी साहित्य का इतिहास मिश्र बंधु विनोद के नाम से लिखा। इसमें 5000 से अधिक कवियों का परिचय दिया गया है। मिश्र बंधु विनोद के कारण ही हिंदी के अनेक अज्ञात कवियों की जानकारी पहली बार प्राप्त हुई। इन्होंने पहली बार व्यवस्थित ढंग से हिंदी साहित्य के इतिहास को 5 कालों में विभाजित किया। इनके इतिहास में कवियों के साहित्य का परिचय तनिक समीक्षात्मक ढंग से भी किया गया है।